महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शब्दों की तलवारें खींच चुकी है और बयानबाजी ने राजनीति की पूरी फिजा को गर्म कर दिया है। एक बयान, एक समर्थन और उस पर ताबड़तोड़ पलटवार, इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा किया है। एआईएमआईएम के पार्षद शहर शेख के महाराष्ट्र को हरा करने वाले बयान ने जिस विवाद को जन्म दिया वह अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि पहचान, इतिहास और विचारधारा की जंग बन चुका है। शहर शेख के बयान को जब एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का खुला समर्थन मिला तो राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए इतिहास और हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्र में ला दिया। उनके शब्दों में मराठा अस्मिता, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और हिंदू राष्ट्र का संदेश साफ झलकता है। इसी बीच इस पूरे टकराव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की भी एंट्री हो गई है। पार्टी नेता आनंद दुबे ने एआईएमआईएम के शीर्ष नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए भगवा बनाम हरे रंग की बहस को और तेज कर दिया है। नतीजा ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब मुद्दों से ज़्यादा प्रतीकों, रंगों और इतिहास के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सवाल यही है, क्या ये बयानबाजी आने वाले चुनाव की सियासी पटकथा लिख रही है? दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुद्दा बना है एआईएमआईएम के पार्षद शहर शेख का बयान, लेकिन आग दूर तक फैल चुकी है। दर्शकों, जानकारी दे कि चिंगारी तब भड़की जब एआईएमआईएम की युवा पार्षद शहर शेख ने महाराष्ट्र को हरा करने वाला बयान दिया। बयान के बाद पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील खुलकर समर्थन में आ गए और कहा कि यह पार्टी की लाइन है, बस यही से सियासत का पारा उबाल पर पहुंच गया। तो वही दर्शकों, इस पर सबसे तीखा पलटवार आया बीजेपी मंत्री नीतीश राणे की ओर से। शब्दों में तल्खी थी, लहजा आक्रामक और निशाना सीधा। नीतीश राणे ने इम्तियाज जलील पर हमला बोलते हुए इतिहास, हिंदुत्व और महाराष्ट्र की अस्मिता को एक साथ जोड़ दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि जिन शासकों ने कभी महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखा था, उन्हें इसी धरती पर परास्त किया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र करते हुए इसे मराठा स्वाभिमान से भी जोड़ा। मंत्री का कहना था कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं, उन्हें इतिहास ही जवाब देता है। यही नहीं, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी नीतीश राणे ने बेहद सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह भूमि भगवा थी और रहेगी। उनके बयान को बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि औरंगजेब की कब्र का जिक्र करते हुए दी गई चेतावनी ने सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ा दी है। इस बयानबाजी ने एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच टकराव को खुली सियासी जंग में बदल दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस विवाद में एंट्री हुई है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की। पार्टी के नेता आनंद दुबे ने एआईएमआईएम के बड़े चेहरों इम्तियाज जलील, वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि आनंद दुबे ने कहा है कि भारत कभी झुका नहीं, न कल झुका था, न आज झुकेगा। उन्होंने हरी सोच शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसे कट्टरता से जोड़ दिया। उनके मुताबिक देश हरियाली, पर्यावरण और कृषि के हरे रंग से कभी विरोध नहीं करता, लेकिन कट्टर सोच के प्रतीक के रूप में हरे रंग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि आनंद दुबे ने इतिहास का हवाला देते हुए 1526 से लेकर आज तक की लड़ाइयों को याद किया और कहा है कि भारत को हरा करने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही है। उनके बयान में राष्ट्रवाद, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान की गूंज साफ सुनाई देती है। तो वही भगवा रंग को लेकर आनंद दुबे का बयान भी उतना ही तीखा रहा। उन्होंने कहा है कि भगवा सिर्फ रंग नहीं, बल्कि त्याग, पराक्रम और सनातन परंपरा का प्रतीक है। उनके मुताबिक भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की विरासत वाला देश है, जहाँ भगवा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में रहेगा। तो वही दर्शकों, सबसे बड़ा राजनीतिक हमला तब हुआ जब आनंद दुबे ने बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों को एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों दल एक दूसरे को उकसाने का काम कर रहे हैं और यह एक छिपी हुई नुरा कुश्ती है। उनके मुताबिक इस जहर को निकालने की जिम्मेदारी शिवसेना को उठानी पड़ेगी। तो वही दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को फिर से ध्रुवीकरण की राह पर धकेल दिया है। एआईएमआईएम अपने बयान पर कायम दिख रही है, बीजेपी आक्रामक तेवर में है और शिवसेना यूबीटी खुद को राष्ट्रवादी नैरेटिव के असली पहरेदार के तौर पर पेश कर रही है। सवाल यही है, क्या ये बयानबाजी सिर्फ सियासी शोर है या आने वाले चुनाव का ट्रेलर? क्या रंगों की यह लड़ाई वोटों में बदलेगी
और क्या महाराष्ट्र की राजनीति अब मुद्दों से ज्यादा प्रतीकों के सहारे लड़ी जाएगी? ऐसे में फिलहाल इतना साफ है कि सहर शेख के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी आग लगा दी है जो जल्द बुझती नजर नहीं आ रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मंचों पर ललकारने वाले नेता जमीन पर गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। जिस बीजेपी और AIMIM को एक दूसरे का वैचारिक विरोधी माना जाता है और जिस कांग्रेस को दोनों का सियासी प्रतिद्वंदी, वही तीनों पार्टियां महाराष्ट्र के अमरावती जिले की अचलपुर नगर परिषद में एक ही रणनीति पर चलते हुए नजर आई। शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी, वैचारिक सीमाएं और सार्वजनिक बयान, सब कुछ पीछे छूट गया और आगे आया सिर्फ सत्ता का गणित। बता दें कि अचलपुर नगर परिषद में समितियों के अध्यक्षों का निर्विरोध चुनाव इस बात का सबूत बन गया है कि स्थानीय राजनीति में अब नारे नहीं, नंबर बोलते हैं। शिक्षा, जलपूर्ति और महिला एवं बाल कल्याण जैसी अहम समितियां आपसी तालमेल से बांटी गई, जबकि सवाल यह उठने लगा कि क्या यह गठजोड़ मजबूरी है या नई सियासी दिशा का संकेत। इसी सियासी माहौल में AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख की जीत ने बहस को और तेज कर दिया है। 25 साल की उम्र, मजबूत जनाधार और पार्टी नेतृत्व का खुला समर्थन। शहर की कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि उस बदलती राजनीति की है जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए गठजोड़ चुपचाप आकार ले रहे हैं। अचलपुर से ठाणे तक उठता ये सवाल अब हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या महाराष्ट्र की सियासत अब विचारधारा से नहीं, जरूरत से चलेगी? बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां विचारधाराएं बैकफुट पर और सत्ता का गणित फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। अमरावती जिले की अचलपुर नगर परिषद से जो तस्वीर सामने आई है, उससे दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठे शीर्ष नेतृत्व की परेशानी पर सिलौटे डाल दी है। बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM तीनों पार्टियां जो मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ तीखे वार करती है, वही जमीन पर एक ही टेबल पर बैठकर समितियों के अध्यक्ष निर्विरोध चुनवा रही है। बता दें कि अचलपुर नगर परिषद की 41 सदस्यीय तस्वीर पर नजर डाले तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसे मिली 15 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें, AIMIM को 3, जबकि निर्दलीय 10 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में रहे। प्रहार जनशक्ति पार्टी और NCP को 2-2 सीटें मिली। आंकड़े बिखरे हुए थे लेकिन सत्ता का रास्ता सीधा था, तालमेल। ऐसे में दर्शकों, यही तालमेल बना चर्चा का केंद्र। शिक्षा एवं खेल समिति की कमान AIMIM के पार्षद को सौंपी गई। जलापूर्ति समिति कांग्रेस के हिस्से आई, जबकि महिला एवं बाल कल्याण समिति बीजेपी के खाते में गई। सब कुछ निर्विरोध, न कोई विरोध न कोई शोर, सिवाय कैमरों के सामने दिए गए बयानों के। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी के अचलपुर विधायक प्रवीण तयाड़े को असहज कर दिया। मीडिया के सामने उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें इस तालमेल में विश्वास में नहीं लिया गया। तयाड़े ने 2 टूक शब्दों में कहा, मैं हिंदुत्व की विचारधारा वाला विधायक हूँ, हमारी पार्टी भी उसी विचारधारा पर काम करती है, ऐसे किसी तालमेल का मैं हिस्सा नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा उसे वह स्वीकार करेंगे, यानी असहमति भी और अनुशासन भी। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, क्या अचलपुर अकेला मामला है? जवाब नहीं। इससे पहले अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में बीजेपी और AIMIM ने साथ आकर सत्ता की चाबी घुमाई थी। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सख्त नाराजगी के बाद उस गठजोड़ को तोड़ना पड़ा। वही अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। नतीजा, कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। लेकिन सियासत का खेल यही खत्म नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद वही पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। यानी दर्शकों, संदेश साफ है, स्थानीय राजनीति में विचारधारा नहीं, व्यवहारिक गणित चलता है। तो वही दर्शकों, इस बीच महाराष्ट्र की नगर निगम सियासत में एक और चेहरा भी चर्चा में है। AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से जीत दर्ज करने वाली 25 साल की सहर शेख सिर्फ एक कॉरपोरेटर नहीं बल्कि एक सियासी कहानी है। जीत के बाद शहर को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का संदेश भी मिला, आप एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। यह मैसेज उनके लिए सिर्फ बधाई नहीं बल्कि राजनीतिक स्वीकृति भी थी।
ऐसे में दर्शकों, शहर शेख ये बताती है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद इम्तियाज जलील का फ़ोन आया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। शहर का कहना है कि पिछले 6-7 सालों में उन्होंने लोगों की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। उनका दावा है कि जो भी मदद के लिए उनके ऑफिस तक पहुंचा, वह खाली हाथ नहीं लौटा। अगर मैं खुद काम नहीं कर पाती तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए किसी और से करवा देती थी, ऐसा भी शहर कहती है। ऐसे में दर्शकों, इस जीत के पीछे सियासत की एक कड़वी सच्चाई भी छुपी है। शहर का आरोप है कि एनसीपी शरद पवार गुट उन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी। दबाव का हवाला दिया गया, रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन टिकट नहीं मिला। शहर कहती है कि पार्टी को डर था कि वह कहीं दूसरी पार्टी में न चली जाए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनके पिता यूनुस शेख एआईएमआईएम में शामिल हुए, बेटी को टिकट मिला और नतीजा जीत के रूप में सामने आया। ऐसे में दर्शकों, अचलपुर से ठाणे तक, अकोट से अंबरनाथ तक महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति एक ही सवाल पूछ रही है, क्या गठबंधन अब विचारधारा से नहीं बल्कि जरूरत से तय होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी भी जमीनी गणित के आगे बेबस हो जाएगी? अचलपुर का यह प्रयोग शायद एक नगर परिषद तक सीमित न रहे। यह आने वाले दिनों की उस राजनीति की झलक है जहां दुश्मन और दोस्त स्थायी नहीं, सिर्फ सत्ता की जरूरत स्थायी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की सियासत और न्याय व्यवस्था आज दोनों एक ही कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। राहुल जवेनी कोर्ट से आए 2 बड़े फैसलों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यशैली और दशकों पुराने मामलों की सच्चाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय के समन मामले में बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी ओर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अहम केस में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, केजरीवाल को मिली राहत ऐसे वक्त पर आई है जब शराब नीति केस को लेकर सियासी घमासान चरम पर है और विपक्ष लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर निशाना साध रहा है। वही 1984 दंगों का मामला, जो 4 दशक से ज्यादा समय से देश की अंतरात्मा को झकझोरता रहा, एक बार फिर न्याय और सबूतों की जटिल लड़ाई को सामने ले आया है। ऐसे में 2 अलग अलग चेहरे, 2 अलग अलग दौर, लेकिन सवाल एक ही है, क्या कानून की अदालत में राजनीति से ऊपर सिर्फ सबूत ही अंतिम सच है? आज की यह खबर सिर्फ फैसलों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां न्याय पाने की राह अक्सर सबसे लंबी और सबसे कठिन होती है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि देश की सियासत और न्याय व्यवस्था आज दोनों एक साथ सुर्खियों में है। दिल्ली के राहुल जवेनी कोर्ट से आए 2 बड़े फैसलों ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि कानून, जांच एजेंसियों और लंबे चले मामलों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय के समन मामले में बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी ओर 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट से बरी किया गया है। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली की राहुल जवेनी कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन की कथित अवहेलना के मामलों में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि ईडी की आपराधिक शिकायतें टिकाऊ नहीं पाई गई। ऐसे में दर्शकों, ईडी का आरोप था कि नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच भेजे गए 4 समनों 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी को केजरीवाल ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। एजेंसियों का दावा था कि यह जांच में सहयोग न कराने का स्पष्ट मामला है, लेकिन केजरीवाल का पक्ष बिल्कुल उलट था। उन्होंने इन समनों को अवैध बताते हुए कोर्ट का रुख किया और कहा कि जांच एजेंसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। ऐसे में दर्शकों, जानकारी दे कि यही से मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गिरफ्तारी और जमानत की लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जून में राहुल जवेनी कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली और अब समन अवहेलना वाले मामलों में
कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि ईडी का मुख्य आरोप ये भी था कि नई आबकारी नीति को कथित साजिश के तहत लागू किया गया, जिससे कुछ निजी कंपनियों को थोक शराब कारोबार में 12% का मुनाफा मिला। एजेंसियों ने दावा किया कि यह शर्त मंत्रियों के समूह की बैठकों के मिनट्स में दर्ज नहीं थी और इस पूरे कथित खेल की कड़ी विजय नायर के जरिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक जाती है। लेकिन समन अवहेलना के सवाल पर कोर्ट ने ईडी की दलीलों को कमजोर माना। तो वही दर्शकों, इसी राउज एवेन्यू कोर्ट से दूसरा बड़ा फैसला 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में आया। कोर्ट ने इस केस में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। यह वही मामला है जिसमें 1984 में 2 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि सज्जन कुमार ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वह सपने में भी ऐसे दंगों में शामिल होने के बारे में नहीं सोच सकते। उनका दावा था कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या ठोस सबूत नहीं है और उन्हें साजिश के तहत घसीटा गया है। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2025 में कोर्ट ने सज्जन कुमार की अपील पर सीबीआई से जवाब मांगा था। 28 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई तय थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सीबीआई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। कोर्ट ने माना कि आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके बाद सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया गया। हालांकि दर्शकों, यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि फरवरी 2025 में एक अन्य 1984 दंगा केस में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उनकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। यानी एक तरफ उम्र कैद की सज़ा, दूसरी तरफ बरी। ऐसे में कानूनी तस्वीर जटिल बनी हुई है। ऐसे में दर्शकों, इन दोनों मामलों में एक समान धागा साफ नजर आता है। लंबी जांच, बड़े आरोप और आखिर में सबूतों की कसौटी। केजरीवाल मामले में सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसियां समन और प्रक्रिया के जरिए दबाव बना रही थी। वही 1984 जैसे पुराने और भावनात्मक मामलों में यह सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या दशकों बाद भी जांच एजेंसियां कोर्ट में ठोस सबूत पेश कर पा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के ये फैसले सिर्फ 2 नेताओं की किस्मत तय नहीं करते, बल्कि भारत की राजनीति, जांच एजेंसियों की भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ देते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आए इन फैसलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोर्ट में आखिर जीत दलीलों की नहीं, सबूतों की होती है। चाहे मामला मौजूदा सत्ता के बड़े चेहरे का हो या 40 साल पुराने दंगों का, न्याय की कसौटी एक ही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में 28 जनवरी एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज हो गया जिसने सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं से लेकर आम जनता तक सबको स्तब्ध कर दिया। बारामती में हुए एक चार्टर्ड प्लेन हादसे ने राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार की जान ले ली और उनके साथ ही खत्म हो गया 5 दशकों से भी लंबा एक सियासी सफर। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। बता दें कि हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में सवालों और कयासों की भी शुरुआत हो गई। क्या यह महज तकनीकी खराबी थी या मानवीय चूक? क्या जांच एजेंसियां इस हादसे की पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी? एक और शरद पवार ने इसे साफ तौर पर दुर्घटना बताते हुए साजिश की बातों से इनकार किया। तो वही दूसरी ओर संजय राउत जैसे नेताओं ने जांच प्रक्रिया और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धांजलियों के बीच बयानबाजी तेज है, संवेदनाएं राजनीति से टकरा रही है और महाराष्ट्र पूछ रहा है अजित पवार की मौत का सच आखिर क्या है। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र की राजनीति पर वो काला दिन जब सत्ता, सियासत और संवेदनाएं सब एक साथ थमसी गई। बारामती के आसमान में हुआ एक विमान हादसा और ज़मीन पर गिर पड़ा महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम, डिप्टी सीएम अजित पवार। 28 जनवरी की वो सुबह जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया। बारामती में चार्टर प्लेन क्रैश और हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत, तो वही उनके साथ सफर कर रहे अन्य लोगों की भी जान चली गई। हादसा था, लेकिन असर सिर्फ एक दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा। शोक की लहर के साथ साथ सियासी गलियारों में भी सवालों की आंधी चल पड़ी।
बता दें कि देश भर से श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन इसी बीच कुछ आवाजें ऐसी भी उठी जो इसे सिर्फ एक तकनीकी चूक मानने को तैयार नहीं है। दर्शकों, बता दें कि एनसीपी एसपी अध्यक्ष और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। अभी किसी साजिश या राजनीतिक एंगल की बात करना गलत होगा। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे पर सवालों की लंबी सूची रख दी है। संजय राउत ने कहा है कि देश में पहले भी कई चार्टर्ड प्लेन हादसे हुए हैं। अहमदाबाद जैसी बड़ी घटनाएं सामने आई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत तक हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट्स कहा जाती है। डीजीसीए की जांच टीम क्या नतीजा निकालती है, ये जनता को क्यों नहीं बताया जाता। बता दें कि संजय राउत का कहना है कि सिर्फ श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ जाना काफ़ी नहीं है। अगर तकनीकी खराबी थी तो वो क्या थी? रडार फेल हुआ, एयरपोर्ट पर चूक थी या विमान की मैनेजमेंट में लापरवाही? उनका सवाल सीधा था, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो वही दर्शकों, इसी राजनीतिक शोर के बीच शिवसेना नेता शाइना इंसी ने बयानबाजी की राजनीति पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी की मौत पर राजनीति करना शर्मनाक है। अफवाहें फैलाना बंद करें, यह कोई साजिश नहीं, बी ग्रेड फिल्म की कहानी नहीं है। शाइना इंसी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए, तकनीकी खामी हो सकती है, लेकिन हर हादसे को षड्यंत्र बताना संवेदनहीनता की हद है। उन्होंने याद दिलाया कि अजित पवार कोई साधारण नेता नहीं थे। 50 साल का सक्रिय राजनीतिक सफर, बारामती से विधायक, राज्य के वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री और 6 बार उप मुख्यमंत्री। एक संयोग या शायद नियति, जिस दिन अजित पवार का जन्मदिन था उसी दिन उनकी जिंदगी थम गई। 66 साल 6 महीने और 6 दिन, एक पूरा राजनीतिक युग। शाइना इंसी ने उनकी निजी छवि को याद करते हुए कहा है कि वह सिर्फ सत्ता के नेता नहीं थे, बल्कि जनता के प्रशासक भी थे। हर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक उनका ओपीडी वार्ड खुला रहता था। लोग आते थे, अपनी समस्याएं रखते थे और अजित पवार उन्हें टालते नहीं थे। ऐसे में दर्शकों, यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन साफ महसूस किया जा रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार हो या विपक्ष, हर कोई मानता है कि अजित पवार जैसे काबिल एडमिनिस्ट्रेटर आसानी से नहीं मिलते। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उन्हें बड़े भाई जैसे मानते थे और अब सिर्फ यादें बची है। ऐसे में दर्शकों, एक विमान हादसा जिसने एक नेता की जान ली, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन दर्शकों, फिलहाल महाराष्ट्र एक ऐसे नेता को याद कर रहा है जो सत्ता से ज्यादा जनता के बीच जीता था। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।